हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमावत। जीवो में जनन चैप्टर अपन देख रहे थे और उसमें भी अपन ने 3 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। और आज की वीडियो लेसन में डिस्कस करने जा रहे हैं लैंगिक प्रजनन पार्ट 2। लैंगिक प्रजनन में पार्ट फर्स्ट अपन ने देखा था, जिसमें लैंगिक प्रजनन की परिभाषा अपन ने कंप्लीट की है और अलैंगिक प्रजनन से किस प्रकार से वो भिन्न है उसे भी अपन ने डिस्कस किया है। आज सेकंड पार्ट होने जा रहा है और आज की वीडियो में कोशिश मेरी रहेगी कि इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया जाए। तो एनसीईआरटी आप लोग लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगे तो उसे नोट कर लीजिएगा। और भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। या आप इंस्टाग्राम पर मुझे सर्च कर सकते हैं धर्मेंद्र कुमावत से। वहां में आपके जो भी डाउट है आप अपने डाउट की पिक्चर्स सेंड कर सकते हैं। पर्सनली आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, धर्मेंद्र कुमावत सर्च कर सकते हैं या माय धर्मेंद्र भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। MYDHARMEN। वहां आपके जो भी डाउट है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। स्टार्ट अपन करते हैं वीडियो। लास्ट लेसन में अपन ने लैंगिक प्रजनन की बात की थी। लैंगिक में अपन ने बात की दो अलग अलग जो पेरेंट्स है उसमें युग्मक का निर्माण होता है। दो पेरेंट होते हैं, पैतृक जो होते हैं वो दो होते हैं, युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक के निर्माण के बाद में उसका संलयन होता है और नया जीव यहाँ से बन जाता है, ठीक है। तो वो अपन ने डिस्कस किया था। उसके साथ साथ में अपन ने इसकी 3 प्रावस्थाओं की बात की थी। सबसे फर्स्ट जो था उसमें अपन ने बोला था निषेचन पूर्व, मतलब निषेचन होने से पहले जो लैंगिक प्रजनन में घटनाएं आती है वो इसके अंदर आएगी। सेकंड जो घटना थी वो थी निषेचन, जिसे फर्टिलाइजेशन अपन बोलते हैं, युग्मकों का संलयन इसके अंदर होता है। और तीसरा सबसे लास्ट जो इवेंट होता है, जो घटना होती है, उसे अपन बोलते हैं निषेचन पश्चात या निषेचन पश्च, ठीक है। निषेचन पश्चात मतलब निषेचन के बाद में अब कौन कौन सी जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर हो रही है। तो पहला अपन स्टार्ट करते हैं निषेचन पूर्व। निषेचन का मतलब होता है युग्मकों का संलयन, ठीक है। क्या होता है? युग्मकों का संलयन मतलब जो भी नर और मादा युग्मक बनते हैं वो एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं। तो जुड़ने के लिए, जुड़ने से पहले कुछ ना कुछ स्टेज यहाँ पर आई, तो वो होती है निषेचन पूर्व। मतलब जुड़ने से पहले क्या हो सकता है? जुड़ने से पहले युग्मकों का निर्माण होगा। बिना युग्मकों के निर्माण के तो पॉसिबल नहीं है कि वो जुड़ जाए। तो पहला जो घटना इसके अंदर आती है वो होती है युग्मक जनन। युग्मक जनन या इंग्लिश में इसे अपन बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। इस टर्म का मीनिंग भी मैंने लास्ट लेसन में आपको बताया था, ठीक है। युग्मकों के निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसे अपन बोलते हैं युग्मक जनन। युग्मक का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद में युग्मक का क्या होगा? स्थानांतरण होगा, नर से मादा में होगा, या जो बाह्य शरीर के बाहर होता है, जैसे कुछ जलीय जीव होते हैं उसमें क्या होता है कि वो जो युग्मक है वो जल में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो वहां से वो जल के साथ में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं स्थानांतरण के, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो दो घटनाएं आती है निषेचन पूर्व में, एक तो युग्मक जनन, युग्मक का निर्माण होगा, और उसका क्या हो जाएगा? स्थानांतरण, ठीक है। तो वो इस टॉपिक में अपन देखते हैं युग्मक जनन में, ठीक है। युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन, थोड़ा सा अपन ने लास्ट लेसन में देखा था, उसी से आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। सभी विषम युग्मजी प्रजातियों में, अब विषम युग्मजी का मीनिंग आपको आना चाहिए, ये बताया था मैंने आपको पहले ही विषम युग्मजी का, कि ऐसे जीव जिसके अंदर जो नर और मादा युग्मक हैं उनकी संरचना या जो उनका आकार है अलग अलग होता है, उसे अपन बोलते हैं विषम युग्मजी। और सम युग्मजी का मतलब होता है समान होते हैं। तो सभी विषम युग्मजी प्रजातियों में युग्मक प्राय 2 प्रकार के होते हैं, नर और मादा। युग्मक अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? आधी रहती है, ठीक है। आधी गुणसूत्रों की संख्या रहती है, चाहे उनके जनक जिससे वे उत्पन्न हुए वो अगुणित है या द्विगुणित है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया। जैसे कोई जो उत्पन्न हो रहा है, तो मतलब पैतृक की बात कर रहा है, जो भी उसके पेरेंट है, 2 केस है यहाँ पर। पेरेंट जो है द्विगुणित भी हो सकता है और क्या हो सकता है? अगुणित भी हो सकता है। लेकिन जो युग्मक बनेगा वो हमेशा क्या होगा? वो अगुणित ही होगा। कैसे? ये जो 2 है पैतृक, यहां से n बन जाएगा। किस प्रकार से? अर्धसूत्री विभाजन से। अर्ध का मतलब होता है आधा,
तो ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है उसे अपन बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो 2n का आधा कितना होता है? n होता है, या n का डबल 2n होता है। ठीक है, तो पैतृक इसमें द्विगुणित है लेकिन फिर भी युग्मक क्या है? अगुणित है। जबकि दूसरे केस में पैतृक अपने पास अगुणित है, तो इसके अंदर क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। तो n का n ही समान रहेगा, जो क्या है? युग्मक है। तो युग्मक हमेशा क्या होगा? अगुणित ही होगा, भले ही उसके जो पेरेंट है, जो पैतृक है, वो द्विगुणित हो या अगुणित हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इसका अर्थ ये है कि जो जीव अगुणित होते हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन कभी भी संपन्न नहीं होता है? युग्मक के निर्माण में तो नहीं ही होता है। उस शैवाल के जीवन चक्र के चार्ट को ध्यान से देखें जिसे आपने 11th में पढ़ा था, तो अब पढ़ेंगे इसे अपन। ठीक है, बहुत से जीव जिसका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइट से है, वे अगुणित पादप काय होते हैं। मतलब जो पादप का जो शरीर होता है, पादप की जो बॉडी होती है, सरल प्रकार के जो जीव होते हैं। किस प्रकार के? सरल प्रकार के जो जीव होते हैं। सरल में अपने पास एग्जांपल लिखा है, मोनेरा जिसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं, सारे के सारे जीवाणु आते हैं, फंजाई का मतलब कवक, फिर शैवाल आता है, फिर ब्रायोफाइट है। ये सरल प्रकार के जीव होते हैं जिसमें जो इनकी बॉडी होती है वो क्या होती है? अगुणित होती है, एन होती है। और वे जीव जिसका संबंध टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकांश प्राणी जिसमें मनुष्य भी शामिल है, उनकी जनकीय जाति द्विगुणित होती है। तो अपन क्या है? द्विगुणित है। अपनी जो जननी कोशिकाएं हैं वो आगे चलकर जब युग्मक का निर्माण करेगा तो वो अगुणित होगा। ठीक है, अपन द्विगुणित है। ये कल भी मैंने डिस्कस किया था। यह स्पष्ट हो चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन जो न्यूनकारी विभाजन, न्यून का मतलब कम होना, किसका? गुणसूत्रों का, और जहां द्विगुणित का अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन वही होगा जहां क्या होगा? द्विगुणित अगुणित में कन्वर्ट होगा। अभी कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक से निगमित होता है। जैसे 2n है, इसे अपन क्या लिख सकते हैं? n+n लिख सकते हैं। तो इसमें से केवल एक सेट ही क्या होगा? आगे की ओर जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। तो वो इसने लिखा है कि अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक से निगमित होता है। ठीक है, तो 2n से n हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध का मतलब होता है आधा। सारणी 1.1 का ध्यानपूर्ण अध्ययन करें तो कर लेंगे। जीवों के द्विगुणित तथा अगुणित गुणसूत्रों की संख्या भरे, वो अपन ने कल भर लिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था युग्मक जनन। युग्मक का निर्माण जो होता है उसमें बात की। अब युग्मक का निर्माण हो गया, किसी भी अंग में उसका अपन को क्या करवाना है? स्थानांतरण करवाना है। इसे अपन बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर। अब ट्रांसफर करवाना है तो अलग अलग प्रकार से होगा। ठीक है, तो वो अपन देखते हैं। गैमेट जो ट्रांसफर होता है, जैसे पादपों की अपन बात करें, ये एक पादप यहाँ पर है भाई साहब, दूसरा पादप यहाँ पर है, और मुझे इस A से B तक गैमेट का या युग्मक का ट्रांसफर करना, तो किस किस प्रकार से हो सकता है? या तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में जो है हवा चले, तो पहला माध्यम हो गया वायु। वायु के द्वारा अपन गैमेट युग्मक को ट्रांसफर कर सकते हैं। या इस A वाले पादप पर क्या हो गया? कोई कीट आके बैठ गया, मधुमक्खी आके बैठ गई, तो वो मधुमक्खी इस पे बैठने के बाद में इस पर B वाले पे आ रही, तो उस मधुमक्खी की टांगों पर क्या होंगे? युग्मक चिपक जाएंगे और वो ट्रांसफर यहाँ पर हो जाएंगे, जो जिसे अपन परागकण बोलते हैं। ठीक है, सामान्य भाषा में। या अगर ये जो A और B पादप है वो जल के अंदर है, और जल का जो बहाव है वो A से B की ओर है, तब भी क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तो अलग अलग माध्यम से युग्मक का स्थानांतरण यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, इनके निर्माण के पश्चात, इनके मतलब युग्मक के निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं, ताकि युग्मन या निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। निषेचन का मतलब जब ये दोनों युग्मक एक दूसरे से जुड़ जाएंगे उसे अपन बोलते हैं युग्मन या निषेचन। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? आश्चर्य कैसे होगा? इतना डिटेल से कभी सोचा ही नहीं, रटने का काम अपन ने किया है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील होता है। नर वाला जो होता है वो क्या होता है? चलनशील, मतलब उसमें गति हो सकती है, तथा मादा अचल तथा स्थानबद्ध होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। मनुष्य के केस में भी ऐसा ही होता है। मादा जो अंडाणु होता है वो अचल होता है, वो मादा के अंदर ही रहता है, जबकि जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, वो नर से ट्रांसफर हो जाता है आगे की ओर। कुछ फंजाई, कवक तथा शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी है जिसमें नर और मादा दोनों ही क्या है? गतिशील है या चलनशील, जिसे अपन बोलते हैं। क्लियर? चित्र 1.7a जो लिखा है ये आपके पास, युग्मक बन गए, उसके बाद में ट्रांसफर हो, तो अब युग्मन इसका हो रहा है, मतलब एक दूसरे के साथ में जुड़ रहे हैं, युग्मनज बन गया।
इसके अंदर ये जो रेड कलर बताया जा रहा है इसे अपन बोलते हैं केंद्रक। और पहले क्या था कि ये जो ग्रीन कलर बताया जा रहा है ये आपका साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य जिसे अपन बोलते हैं वो है। इसका फ्यूजन हो गया, उसके बाद में केंद्रक का यहाँ से फ्यूजन हो गया और एक केंद्रक बन गया और नया जीव यहाँ से बन जाएगा। इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब युग्मक स्थानांतरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिससे होकर नर युग्मक गति करता है। अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में जल ही माध्यम है। क्यों? क्योंकि ये जो पादप होते हैं, सरल प्रकार के जो पादप होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? वो जल में मिलते हैं। तो जल ही एक माध्यम है। ठीक है, पहला माध्यम यहाँ पर हो गया अपना कौन सा? जल, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया, जिसमें होकर युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है। नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है। तो यहाँ जो युग्मक बनेंगे वो लाखों की संख्या में हो सकते हैं, हजारों की संख्या में हो सकते हैं, लेकिन सब के सब जाकर उस मादा के साथ में निषेचन नहीं करते हैं, उसमें से कुछ ही करते हैं। ठीक है, तो यही एक रीजन है कि लाखों में, हजारों में जो युग्मक बन रहे हैं मादा तक पहुंचते हैं तो कुछ संख्या में पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि वो नष्ट हो जाते हैं बीज रास्ते में। तथापि परिवहन के दौरान नर युग्मकों की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। तो ये भी क्या है? इस साल मार्क करने वाला पॉइंट। बीजीय पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा अंडक में अंड होता है, बीज जिसके अंदर बनते हैं। परागकण पराग कोश में उत्पन्न होता है। तो इस टाइप से वो स्ट्रक्चर होती है, ये जो बीज वाला पादप बोला ना, ये जो पराग कोश वगैरह की इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, सिलेंडर जैसी स्ट्रक्चर होती है। और इसके अंदर ये तो हो गया बाहर वाला पराग कोश। कोश का मतलब क्या होता है? जहाँ स्टोर करके रखते हैं, उसे संग्रहित करते रखते हैं, इसके अंदर मिलते हैं पराग कण। तो जब पराग कोश यहाँ से फट जाता है तो पराग कण क्या होंगे? हवा में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, या पानी में रिलीज हो जाएंगे। तो परागकण पराग कोश में उत्पन्न होता है तब निषेचन संपन्न उससे पहले ही परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होता है। तो वर्तिकाग्र जो है मादा संरचना है। ठीक है, कौन सी? मादा संरचना इस टाइप से होती है। जैसे सपोज करो ये नर वाला है, ये सिलिंड्रिकल अपने पास क्या है? पराग कोश है, और ये है मादा वाला अपने पास इस टाइप से। नहीं, मादा वाला इस टाइप से नहीं होता है, मादा वाला अपने पास होता है कुछ इस प्रकार से। ये वर्तिकाग्र हो जाएगा नीचे, और नीचे अंडाशय यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से जो पराग कोश निकलेंगे वो क्या होंगे? इस वाले स्टिग्मा या वर्तिकाग्र जिसे अपन बोलते हैं वहां पर क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। और मादा युग्मक यहाँ होता है अंदर की ओर। तो इसे नेक्स्ट चैप्टर में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में। अभी आपको इतना सा ध्यान रखना। तो जब नर वाला, ये नर है पराग कोश वाला, नर वाला या वर्तिकाग्र पर रिलीज होगा तो यहाँ से होता हुआ मादा युग्मक तक ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो वही लैंग्वेज इसने लिखी है कि जो उससे पहले ही ये परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास बी डायग्राम यहाँ पर बता रखा है। ऐसा नहीं पूछेगा ये। द्विलिंगियों में स्वतः निषेचनीय पादप जैसे कि मटर में परागकणों का वर्तिकाग्र पे स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल है। द्विलिंगी की बात कर रहा है। द्विलिंगी का मतलब ऐसा पुष्प या ऐसा पादप जिसमें नर और मादा संरचनाएं क्या होती है? एक में ही होती है। ये नर हो गया और ये मादा हो गई, जो क्या होता है? पास पास होता है। तो जब युग्मकों का ट्रांसफर होगा तो यहाँ से क्या होगा? आसान होगा, तो अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि इसमें परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित होता है। परागकण जैसे ही झड़ने लगते हैं उसके तुरंत बाद ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। वर्तिकाग्र सबसे ऊपर वाला, ये वाला जो पोर्शन, इसे बोलते हैं पर परागणित। मतलब पर का मतलब दूसरों के साथ में निषेचन करने वाला, ये परागण की प्रोसेस करने वाले पादपों में जिसमें एक लिंगाश्री परागण वर्तिकाग्र में स्थानांतरण हो जाना चाहिए। मतलब जो मादा स्ट्रक्चर है और जो नर स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, एक ही पुष्प में नहीं है। द्विलिंगियों में स्वतः निषेचनीय पादप जैसे मटर में परागणों का वर्तिकाग्र में स्थानांतरण, ये अपन ने देख लिया। ठीक है, पर परागणित में भी अपन ने देख लिया। पर परागणित पादपों में इस विशिष्ट घटना को परागण या पोलिनेशन बोलते हैं। मतलब नर से मादा तक जो युग्मकों का स्थानांतरण होता है उसे अपन बोलते हैं परागण। युग्मक या जिसे अपन बोलते हैं परागकण, एक होता है परागण, इसने लिखा है, और दूसरा होता है परागकण। तो जहां परागकण लिखा आता है वो नर से रिलेटेड, नर युग्मक से। जहां परागण लिखा आता है वो एक पूरी प्रोसेस को बताता है जिसमें नर से मादा तक जो युग्मकों का ट्रांसफर हो रहा है। इसमें वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाता है।
परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं तो यहाँ परागकण आ जाएंगे और उसके बाद में नीचे की ओर जो अंडाशय है वहां तक ट्रांसफर हो जाएंगे। ये मैंने पहले ही बता दिया। अंकुरित होता तथा पराग नली, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये अपने पास पोलन ट्यूब या पराग नली है। नर युग्मकों को अपने साथ अंदर लेता है अंडक के भीतर, यहाँ नीचे की ओर हो जाएगा अंडक यहाँ। ठीक है। एक लिंगाश्री प्राणियों में चूंकि नर तथा मादा युग्मक विभिन्न व्यष्टियों में बनते हैं, ऐसे में जीव को युग्मकों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है। लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशेष घटना के लिए निषेचन तो सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा युग्मकों का साथ साथ आना जरूरी है। तो स्थानांतरण होगा तभी क्या होगा, उनका फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ से आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप अपने पास कौन सा होगा, निषेचन। नर और मादा युग्मकों का जो संलयन होता है, जुड़ते हैं, जैसे ये नर था ये मादा है, तो जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, समीप में आएंगे तो एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे, इसे अपन बोलते हैं निषेचन। ये पहला युग्मक था, ये दूसरा युग्मक है, इसके अंदर ये केंद्रक है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। तो सबसे पहले तो कोशिका द्रव्य का संलयन हो गया, और ये केंद्रक अभी भी क्या है, अलग अलग है। उसके बाद में ये केंद्रक एक दूसरे के पास में आएंगे और एक ही केंद्रक यहाँ से बना लेंगे। तो ये जो नर युग्मक है वो अगुणित है, ये मादा भी क्या है, अगुणित है। अभी ये जो है नेक्स्ट स्टेज जो बनी है उसे अपन बोलते हैं n+n, 2 होगा अभी, लेकिन ये अलग अलग इसलिए अपन ने इसे लिखा है n+n में, और अब ये क्या हो गया, 2n हो गया। ठीक है। तो जो कोशिका द्रव्य का संलयन होता है उसे अपन बोलते हैं कोशिका द्रव्य संलयन, जुड़ता है। उसके बाद में जब केंद्रक एक दूसरे से जुड़ता है तो उसे अपन बोलते हैं केंद्रक संलयन। ठीक। निषेचन लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का युग्मन है। मतलब युग्मन का मतलब क्या है, निषेचन है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन या सिनगेमी से अपन बोलते हैं, साइनगेमी लिखा है हिंदी में, लेकिन इसे अपन बोलते हैं सिनगेमी। ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मन या जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए भी निषेचन या फर्टिलाइजेशन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। यद्यपि युग्मक संलयन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुधा होता रहता है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है। संलयन का मतलब जुड़ना होता है, निषेचन जो होता है वो केवल युग्मकों का जो जुड़ना है उसे अपन बोलते हैं। संलयन में किसी का भी हो सकता है, परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही ना हो पाए। तो युग्मक संलयन अगर होगा ही नहीं तो आगे जो है जो जाइगोट जो बन रहा था या युग्मन जो बन रहा था वो यहाँ से नहीं बनेगा। ठीक है। ये जो एनसीईआरटी वालों ने क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर है। हालांकि कुछ जीवों में जैसे कि रोटीफर्स में, मधुमक्खियों में तथा यहाँ तक कि कुछ छिपकलियों तथा पक्षी, टर्की आदि में बिना निषेचन अर्थात न युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इसे अपन बोलते हैं अनिषेक जनन। अगर दो युग्मक हैं, अगर ये एक दूसरे के समीप में आते हैं और फिर भी ये नहीं जुड़ता तब तो युग्मक जो है वो युग्मन नहीं बनाएंगे। लेकिन इनमें से एक जो युग्मक है वो उसमें कैपेसिटी होती है इतनी कि वो नए जीव में परिवर्तित हो सकता है, केवल एक युग्मक ही। ठीक है। इसमें एक युग्मक ही है तो दो युग्मकों का संलयन नहीं हो रहा, मतलब निषेचन नहीं हो रहा है, तो इसे अपन बोलते हैं अनिषेक। ए का मतलब अनुपस्थित, निषेक का मतलब निषेचन। ऐसा जनन जिसके अंदर निषेचन अनुपस्थित होता है अपन बोलते हैं अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है। मधुमक्खियों में ऐसा होता है, मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती है। रानी मधुमक्खी होती है, नर और मादा जो होता है, अलग अलग कार्य होते हैं, इसे अपन देखेंगे और डिटेल से। युग्मक संलयन कहाँ होता है? अधिकतर जलीय जीवों में जैसे अधिकतर शैवाल तथा मछलियों और यहाँ तक कि जल स्थल चर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम में होता है। ठीक है। तो जो युग्मक संलयन है उसी के आधार पर जो फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन या जो निषेचन है वो 2 प्रकार के होता है। एक होता है बाह्य और दूसरा होता है आंतरिक। बाह्य का मतलब शरीर से बाहर जो है युग्मकों का क्या होगा, संलयन होगा, यहाँ पर 2n बन जाएगा। आंतरिक का मतलब क्या होगा, युग्मकों का संलयन होगा लेकिन वो कहाँ होगा, वो शरीर के अंदर होगा। जैसे मनुष्य की बात करें तो मादा के अंदर होता है, या छोटे प्रकार के जो जीव होता है, शैवाल हुआ, स्पंज हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर जो है बाह्य जो वातावरण है उसमें क्या होता है, फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जल। ठीक है, जल के अंदर होता है। तो इस प्रकार जो जीव शरीर के बाहर संपन्न होता है, इस प्रकार के युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसे अपन बोलते हैं।
बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगों में व्यापक समकालिता प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि नर वाला जो है 15 दिन पहले ही रिलीज हो गया और मादा वाला 15 दिन बाद रिलीज हो रहा, अब फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन करवा दो, तब नहीं होगा। इनके बीच में जो समयावधि है या जो समकालिता होनी चाहिए, मतलब समान समय पर ही ये रिलीज होने चाहिए उस माध्यम में या जल में, तब तो वो फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तथा बाहरी माध्यम युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करता है। ऐसा बोनी फिश एवं मेंढकों में होता है, क्योंकि जो फिश है वो मछली जो है वो जल में रहती है और मेंढक भी अधिकतर जल में ही रहते हैं। जहाँ भारी संख्या में संतानें पैदा होती है, मेंढक दिखते ही, अपन मछलियाँ तो नहीं देखते हैं, लेकिन मेंढक देखते हैं कि जो जलीय जीव है, जो जल है उसका जो एनवायरमेंट है उसमें कुछ महीनों में ही इनकी संख्या बढ़ जाती है और घरों में घुस जाते हैं। ठीक है, परंतु इनमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संतान शिकारियों का शिकार होने जैसी नाजुक स्थिति में रहती है, क्योंकि बाहर है, इनका फ्यूजन फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है। तो क्या होगा कि जो शिकारी है सीधा इनके अंडे पर अटैक कर सकता है, या जो इनके लार्वा उसके ऊपर अटैक कर सकता है, या जैसे ही बड़े होंगे तब भी उसके ऊपर आक्रमण करके उन्हें मार सकता है। और वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविता काफी जोखिमपूर्ण होती है। बहुत सारे स्थलीय जीवों में जैसे कि फंजाई, उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी जिसमें अपन भी आते हैं, एवं अधिकतर पादप जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है और इसे अपन बोलते हैं आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये मैंने बता दिया। इन सभी जीवों में अंडे की रचना मादा के भीतर होती है, जहां पर नर युग्मक से संगलित कर जाते हैं। आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक चलनशील होता है, तभी तो वो मादा तक ट्रांसफर हो रहे हैं और उन्हें अंडे के साथ युग्मक करने के लिए अंडे तक पहुंचना होता है। इस प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु अंडे के साथ युग्मन करने के लिए अंडे तक पहुंचना होता है, ये अपन ने देख लिया। ठीक है, इस प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु पैदा होते हैं उनकी संख्या काफी विशाल होती है। संख्या मतलब जो इनके नंबर है काफी होते हैं, करोड़ों में होते हैं, परंतु जो अंडे तक पहुंचते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होता है। अंडे तक तो बहुत कम पहुंचते हैं, 100 के आसपास, और उसमें से केवल एक का ही निषेचन होता है। ठीक है, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। बीजीय पादपों में यद्यपि अचलनशील नर युग्मक परागनली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंच जाता है। बताया था अभी परागनली, ये वर्तिकाग्र हो गया, ये परागनली हो गई और ये अंडप यहाँ पर हो गया सबसे लास्ट में। तो जैसे ही नर युग्मक यहाँ पर आएगा तो ये परागनली से होता हुआ नीचे की ओर चला जाएगा। अब चला गया, उसके बाद में क्या होगा, निषेचन करवाना है अपने को। जो नर और मादा युग्मक है एक दूसरे के समीप यहाँ पर आ गए, अब इनमें संलयन करवाना है। तो वो आता किसके अंदर, संलयन हो रहा है अपना, उसे अपन बोल रहे हैं निषेचन पश्च घटनाओं के अंदर। ठीक है, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज, जिसे अपन बोलते हैं जायगोट, का निर्माण होता है। यही पश्च निषेचन घटना कहलाती है। ठीक है, तो युग्मनज क्या है, सिंपल से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इसे डिस्कस अपन इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। वैसे युग्मनज जो बात हो रही है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण, मतलब अब जो जायगोट बन गया, क्यों, क्योंकि दो अलग अलग जो युग्मक थे उससे मिलकर जायगोट बना है, तो ये द्विगुणित होगा। ये n था, ये भी n है, और अब ये 2n है, तो द्विगुणित है। युग्मनज का निर्माण, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। बाह्य निषेचन करने वाले जीव, सभी जीवों में युग्मज का निर्माण बाह्य माध्यम जैसे जल में होता है, जबकि वह जीव जिसमें आंतरिक होता है उसमें भी क्या होगा, अंदर की ओर जो है युग्मनज बनेगा। युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहां के पर्यावरण पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जीव का जीवन चक्र क्या 5 दिन का है, क्या 10 दिन का है, क्या 100 साल का है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 100 साल का कोई जीव है तो उसमें जो जीव का विकास हो रहा है वो 8 से 10 महीने उसमें लगता है, या जिसका जीवन काल 10 दिन ही है, जैसे मक्खी की अपन बात करें तो उसमें क्या होता है 2 से 3 दिन में ही क्या हो जाता है, उसकी ग्रोथ वहां पर हो जाती है। ठीक है, तो वहां का जो जीवन चक्र किसी भी जीव का या जो उसका जो पर्यावरण है उसके ऊपर डिपेंड करता है आगे का विकास। क्या पर्यावरण में जो उसके खाने पीने की व्यवस्था है या नहीं है, क्या वो भूखा मर जाएगा, क्या तापमान क्या है, वो सब डिपेंड करता है। फंजाई एवं शैवाल से संबंध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करता है, क्योंकि ये सरल प्रकार के हैं। अगर ये जलीय जीव में है, जैसे सपोज करो ये जलीय जीव है, तो जल के अंदर अगर अंडे बन रहा है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक मोटी सी भित्ति यहाँ पर बन जाएगी, जो बाहरी जो कारक है उससे इसे सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, तो युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करता है जो उसकी शुष्कन मतलब सूखने और क्षति का मतलब नुकसान से रक्षा करती है। यह अंकुरण से पूर्व काफी समय तक विश्रांति काल में रहते हैं, मतलब अंडा जो होता है उससे जो चूजा बाहर निकलता है उसमें काफी समय लगता है यहाँ पर। ठीक है, उस काल को बोलते हैं विश्रांति काल, आराम कर रहा है वहां पर। द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में 11वीं की पुस्तक में देखेंगे,
युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण करता है। मतलब कहना चाह रहा है कि जो जाइगोट अपने पास बना था इस टाइप से कुछ, जैसे ये एन था पहले, तो ये भी अंदर नर और मादा ये एक दूसरे के साथ जुड़े, ये 2n बना, इसे अपन बोलते हैं युग्मनज या जाइगोट। अब वापस से यहाँ पर मुझे क्या करना है, युग्मक का निर्माण करता है। ये क्या है, युग्मक है जो ए गुणित हो, तो युग्मनज से युग्मज मुझे बनाना तो एन होगा, युग्मक तो वापस, तो एन बनाने के लिए जो विभाजन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा अर्धसूत्री विभाजन, आधे गुणसूत्र जाएंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा, अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, जो अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है। तो ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, देखेंगे अपन। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव की महत्वपूर्ण कड़ी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिना युग्मनज के इससे इस तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो बीच में जो कड़ी आ रही है कौन सी है, वो युग्मनज वाली कड़ी है, जाइगोट वाली है, जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव, यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका युग्मनज से होती है। मतलब जो माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो युग्मनज होता है सबसे पहली वाली स्टेज में। और अब इस युग्मनज में कोशिका विभाजन होता है, तो वो क्या करता है, एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से वो वृद्धि करता रहता है। नेक्स्ट, भ्रूणोद्भव। निषेचन पश्चात में एक और स्टेज आती है, भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण का निर्माण की जो प्रोसेस है उससे अपन बोलते हैं। क्लियर, जैसे ये एन था, ये एन शुक्राणु और अंडाणु आया, ये 2n बन गया, तो इसे तो अपन ने बोला है युग्मनज। अब ये जो 2n है यहाँ पर, ये क्या करेगा, अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। पहले 1 से ये हो जाए, ये 1 से हो जाएगा 2, इस प्रकार से 2 से हो जाएगा 4, 1 2 3 4, 4 से हो जाएगा 8। ये जो है कोशिकाओं की संख्या में बता रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ओवरऑल हो क्या रहा है, एक तो यहाँ पर कोशिका विभाजन हो रहा है, कोशिका विभाजन हो रहा है जिसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाएं बन रही है, और साथ साथ में इसके अंदर क्या हो रहा है, इसकी वृद्धि भी यहाँ पर हो रही है, ठीक है, वृद्धि हो रही है, कोशिका विभाजन हो रहा है। और एक और टर्म अपन यूज में रहते हैं, विभेदीकरण। विभेदीकरण, विभेदीकरण का मतलब है कि इसके अंदर ये वाली जो कोशिका है वो आगे चलकर हो सकता है कि हार्ट का निर्माण करेगा, तो इसका फंक्शन फिक्स हो गया। ये वाली जो कोशिका है वो आगे चलकर हो सकता है कि अपने जो पाचन तंत्र है उसका निर्माण करेगा। ये वाली कोशिका कोई अलग फंक्शन होगा, ये वाली अलग होगी। तो दो मेन पॉइंट यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर, किसमें, जो भ्रूणोद्भव लिखा उसके अंदर, एक तो विभाजन, कोशिका विभाजन, और उन कोशिकाओं का क्या होना, विभेदीकरण। मतलब उनका जो फंक्शन है, उनका जो कार्य है वो यहाँ पर फिक्स होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार मार्क लगेंगे 3 स्टार। भ्रूण विकास के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वही कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरणों से गुजरकर विशेषीकृत उत्तक एवं अंगों की संरचना करते हैं। बताया था अभी हार्ट का या पाचन तंत्र का, तो वो विभेदीकरण होता है जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। आप पिछली कक्षा में कोशिका विभाजन, इसे अपन अब देखेंगे, ठीक है। प्राणियों को अंड प्रजक और सजीव प्रजक श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। अंड प्रजक, अंड का मतलब होता है अंडे देने वाला, ऐसे बहुत सारे जीव है जो अंडे देते हैं। और दूसरा सजीव प्रजक का मतलब जो जीवित जीव जो है उसे देगा, अंडे नहीं देगा, वो सीधा ही जीव देगा, उसे अपन बोलते हैं सजीव प्रजक। तो 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया। अंडे वाला जो होगा वो बाहर विकास करेगा, तथा भीतर अर्थात उसका जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडों के द्वारा हुआ अथवा शिशु के रूप में प्रसव हुआ। जैसे मानव के केस में अपन बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जीव है वो यहाँ पर बनता है, उसका प्रसव होता है, वो अंडे के अंदर नहीं होता, ठीक है। अंड प्रजक प्राणी जैसे कि सरीसृप वर्ग अंडे देते हैं, सरीसृप वर्ग तथा पक्षी देखते भी अपन, अथवा भीतर उसका निषेचित कहा गया, हाँ, उसका जन्म निषेचित तथा अनिषेचित अंडों के द्वारा हुआ है तथा शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ है। अंड प्रजक प्राणी जैसे कि सरीसृप वर्ग तथा पक्षी आदि के लिए पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं जो कठोर कैल्शियम कवच से ढके होता है। तो सुरक्षित स्थान पर देगा, कैल्शियम का आवरण होगा जो इसे वापस से सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देता है। कुछ समय के बाद में फट जाएगा और इसका जो शिशु होगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जबकि दूसरी ओर सजीव प्रजक जीवों में
अधिकतर स्तनधारी जिसमें मानव शामिल है, मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु बनाता है। ठीक है, जिस मानव के केस में जैसा होता है सेम बाकी में भी ऐसा ही होता है। शिशु बन जाएगा और कुछ समय की अवधि के बाद, जैसे मानव में तो 9 महीने की 9 मंथ का जो है प्रेगनेंसी पीरियड होता है, उसके बाद में जो भी जीव है, जो शिशु है, वो यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक निश्चित अवधि एवं विकास चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव के द्वारा पैदा किए जाते हैं। भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण सजीव प्रजक जीवों के उत्तरजीवित रहने के सुअवसर बढ़ जाते हैं, क्योंकि मादा के शरीर में होता है तो जो भी जीव है यहाँ पर वो क्या करेगा, उसकी ग्रोथ यहाँ से सही होगी। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। इस टाइप से स्ट्रक्चर जो मैं पहले भी आपको बता रहा था, ये इस टाइप से ये अपने पास वर्तिकाग्र हो गया परागनली, और उसके बाद में ये हो जाएगा बीजांड या अंडक वाली स्ट्रक्चर। तो यहाँ होती है इसकी ग्रोथ। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल, पंखुड़ी तथा पुंकेसर मुरझाकर जड़ जाते हैं। एक्चुअल में अगर पुष्प अगर अपन देखें तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है। ये मादा वाला पार्ट है, ये नर वाला पार्ट है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, हरे और पीले जो छोटे छोटी स्ट्रक्चर जो होती है, जो कीटों को आकर्षित करने का काम करती है। इस टाइप से पंखुड़ियां जो होती है, जिसे अपन बोल रहे हैं, वो यहाँ से क्या होगी, निषेचन के बाद में यहाँ से जड़ जाएगी। ठीक है, तो क्या आप ऐसे पादप का नाम बता सकते हैं जिसमें बाह्य पुष्प जड़ रहता है? इससे पादप शारीरिकी में अपन देखेंगे, आकारिकी में देखेंगे, तो वहां पर आ जाएगा। यद्यपि स्त्री केसर पादप से जुड़ा रहता है, युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। ये डिटेल से पढ़ेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप याद रखना चाहो तो याद रख लो। जो युग्मनज होता है, जो जाइगोट जिसे अपन बोलते हैं, वो भ्रूण में कन्वर्ट होता है। जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है? भ्रूण में कन्वर्ट होता है। और जो बीजांड है वो बीज में बनता है। बीज जो बनता है वो किससे बनता है? बीजांड से, अंदर की ओर जो होता है। अब इतना सा याद ध्यान रखेंगे कि डिटेल से अभी बताना पॉसिबल नहीं है। अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर फल बना लेगा। तो अपने को पता है कि जो भी अपन फल खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, बीज तो अंदर की ओर आता है, बाहर की ओर नहीं आता है। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, अंडाशय फल में कन्वर्ट हो रहा है, बीजांड बीज में हो रहा है, और युग्मनज भ्रूण में हो रहा है। तीनों चीजें ध्यान में रखनी है। अंडाशय फल में विकसित हो रहा है, जो आगे चलकर फल की भित्ति का निर्माण करता है। इसे फल भित्ति अपन कहते हैं। तो फल की भित्ति को फल भित्ति कहते हैं। ये बाहर जो दिख रहा है इस टाइप से। ठीक है, इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना है। चित्र 1.8। विकिरण के पश्चात बीज अनुकूल परिस्थितियों के आने पर अंकुरित होता है और नए पादप को जन्म देता है। ये बीज वापस से कुछ समय बाद में नए पादप को जन्म दे देगा। ठीक है, तो ये आपको सिंपल ध्यान में रखना। यहाँ जो S लिखा है उसका मतलब होता है सीड, या जिसे अपन बोलते हैं बीज, और यहाँ जो P लिखा है उसे अपन बोलते हैं पेरिकार्प, या जिसे अपन बोलते हैं फल भित्ति। मतलब फल है, उसकी भित्ति को अपन बोलते हैं फल भित्ति, और इसके अंदर यहाँ पर क्या होंगे? बीज होंगे। ठीक है, तो नीचे लिखा है इसके अंदर ही। क्लियर है? तो ये सिंपल से अपना चैप्टर यहाँ पर होता है कंप्लीट। इजी चैप्टर है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। 1 या 2 बार देखिए, एनसीईआरटी पढ़ी, क्लियर हो जाएगा। स्कोरिंग चैप्टर है। और भी किसी प्रकार की दिक्कत है, डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम पर, मैंने पहले ही आपको बताया, @myDharmen MYDHARMEN से सर्च कर सकते हैं, या सीधा धर्मेंद्र कुमावत से सर्च कर लीजिएगा। मैं आपको वहां मिल जाऊंगा। आपके जो भी डाउट है वहां अपन डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।